Okay जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. My name is मोहम्मद अवैस करीम and you are watching lectures by AQ. Okay, so today आज की वीडियो में जो है हम क्लास 10th के केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर को स्टार्ट किया है. तो ज़रा समझते हैं कि व्हाट इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को समझते हैं. द कंडीशंस नेसेसरी फॉर इक्विलिब्रियम उसको समझते हैं कि कौन सी कंडीशंस हैं कि जिसके ऊपर इक्विलिब्रियम आपके पास आता है. इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, तो ये सारी डिस्कशन जो है वो अभी इस लेक्चर में हम इसको डिस्कस करते हैं. ओके, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशंस क्या हैं. सो द कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम आर कि आपके पास कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए, कांस्टेंट प्रेशर होना चाहिए, कांस्टेंट वॉल्यूम होना चाहिए. कैटलिस्ट जो आप रिएक्शन में यूज करेंगे वो आपने चेंज नहीं करना, यानी थ्रू आउट द रिएक्शन अगर आपने कैटलिस्ट को यूज किया है तो उसको आप चेंज नहीं करेंगे. इसी तरह कंसंट्रेशन अनचेंज होनी चाहिए. कंसंट्रेशन किसे कहते हैं, मिकदार को कहते हैं, अमाउंट को कहते हैं, यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो आपने यहाँ पे लिया है इस रिएक्शन में, इस बीकर के अंदर, तो वो थ्रू आउट द रिएक्शन आप उसको चेंज नहीं करेंगे. देन क्लोज कंटेनर होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो होगा. ये सारी कंडीशंस होंगी तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड होगा, यानी रिवर्सिबल रिएक्शन होगा. इससे पहले लेक्चर्स में हमने फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है. तो किसी ने अगर वो टॉपिक स्किप कर लिया है या मिस कर लिया है तो पहले उस टॉपिक को देखें कि रिवर्सिबल रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होता है. तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन में ही हमारे पास इक्विलिब्रियम की पॉसिबिलिटी आएगी. दूसरी बात कि रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ये जो है वो उसका रिप्रेजेंटेशन है, इट्स अ डबल हाफ हेडेड एरो. जिस भी रिएक्शन में आपके पास डबल हाफ हेडेड एरो आ जाए तो उसका मतलब कि ये जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन की बात हो रही है. इसी तरह जो कंटेनर होगा, यानी जिस चीज में हम रिएक्शन कर रहे होंगे, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशंस में यह है कि इक्विलिब्रियम तभी एस्टेब्लिश्ड होगा जब आपका कंटेनर जो है वो क्लोज्ड कंटेनर होगा. ओके, so now we had assumed a general reaction A plus B react together and they form C plus D. अब इसको मैंने लिया है एज अ वाटर, यानी ये तो जनरल रिएक्शन था. तो यहां पे हमने एक क्लोज कंटेनर लिया जो कि इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन है. उस H2O के जो है यहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं. अब यहाँ से पता चल रहा है कि इनिशियली अभी हमने हीट को देना स्टार्ट नहीं किया, अभी टेम्परेचर जो है वो हमने शुरू नहीं किया. तो इनिशियली क्या होगा कि रिएक्टेंट साइड पे मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे. सो 10 मॉलिक्यूल्स लेट सपोज हम कहते हैं कि अभी मौजूद हैं, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ. सो दिस इज द रिएक्टेंट साइड. अभी जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ दैट मीन्स के प्रोडक्ट बने नहीं होंगे, तो मॉलिक्यूल प्रोडक्ट साइड पे 0 है. अब जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होता है सो इन मॉलिक्यूल्स को हम टेम्परेचर देते हैं और वो कांस्टेंट टेम्परेचर होता है. सो टेम्परेचर देने की वजह से इन मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलती है, काइनेटिक एनर्जी मिलती है, और ये मॉलिक्यूल्स एनर्जी गेन करके एवापोरेट हो जाते हैं. इससे पता ये चलता है कि अब जब रिएक्शन जैसे जैसे स्टार्ट होता है तो रिएक्टेंट साइड पे मॉलिक्यूल्स कम होना शुरू हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट वाले मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो रहे हैं, यानी लिक्विड स्टेट से वो जा रहे हैं गैसियस स्टेट में, और इसको हम कहते हैं एवापोरेशन. तो इनिशियली हमारे पास रिएक्टेंट ज्यादा होंगे, प्रोडक्ट कम होंगे. With the passage of time, as the reaction proceed, the concentration of A and B decreases. A और B की मिकदार कम होगी. क्यों? क्योंकि वो रिएक्ट करके कन्वर्ट हो रहे होंगे, वो प्रोडक्ट बना रहे होंगे. तो अब जो है फॉरवर्ड रिएक्शन में डिक्रीज आ रहा है और बैकवर्ड रिएक्शन में जो है वो इंक्रीज आ रहा है. एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारे पास जितने मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में आएंगे. अब द क्वेश्चन इज कि ये मॉलिक्यूल्स वापस क्यों आ रहे हैं, तो उसके रीजन ये है कि ये चूंकि कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो आफ्टर सम टाइम चूंकि ये क्लोज कंटेनर है तो ये मॉलिक्यूल जो है वो एनर्जी लॉस कर लेते हैं. कुछ टाइम बाद वो एनर्जी लॉस कर देते हैं. अच्छा, रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे तो इसको हम कहेंगे एवापोरेशन, और जब वापस आएंगे तो वापस आने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं कंडेंसेशन.
तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जितने मॉलिक्यूल्स हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, उतने ही मॉलिक्यूल्स वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होंगे। इस स्टेज को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज, कि जितना मॉलिक्यूल फॉरवर्ड रिएक्शन से जा रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, उतने ही मॉलिक्यूल बैकवर्ड से वापस आके रिएक्टेंट बना रहे हैं। सच स्टेट, सच कंडीशन इज नोन एज केमिकल इक्विलिब्रियम। जरा इसको डिफाइन करते हैं। व्हेन द रेट कहते हैं स्पीड को। सो जो केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड है, व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जो फॉरवर्ड रिएक्शन में मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, सच कंडीशन इज नोन एज केमिकल इक्विलिब्रियम। और इसके लिए इधर एक वर्ड यूज हुआ, डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम। डायनामिक का मतलब होता है चेंज। चूंकि देखें कि हमारे पास इक्वल चेंज आ रही है, यानी प्रोडक्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं और प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं, इस वजह से इसके लिए वर्ड यूज हुआ डायनामिक। यानी रिएक्टेंट जो है वो स्टॉप नहीं हुए, वो कन्वर्ट हो रहे हैं। ऑल दो के इक्वली कन्वर्ट हो रहे हैं, ये 5 इधर मूव कर रहे हैं, ये 5 इधर मूव कर रहे हैं। तो डायनामिक का वर्ड चेंज के लिए यूज हुआ है, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज आ रहा है, बट दैट चेंज इज इक्वल, इस वजह से इसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो ऐसी कंडीशन कि जिस पे आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाए बैकवर्ड रिएक्शन के, सच कंडीशन इज नोन एज केमिकल इक्विलिब्रियम। या आप इसको एक और तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन द रेट ऑफ एवापोरेशन, चूंकि ये मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, जब इनको हीट मिल रही है वाटर मॉलिक्यूल्स को, तो ये एवापोरेट हो रहे हैं। क्लियर? सो व्हेन द रेट ऑफ एवापोरेशन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन, कंडेंसेशन कहते हैं गैस मॉलिक्यूल का लिक्विड में वापस आना। सो अब जब कुछ टाइम बाद इनको स्पेस नहीं मिलती, तो ये अपनी एनर्जी लॉस करके वापस नीचे की तरफ आते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। तो जब आपका एवापोरेशन और कंडेंसेशन दोनों सेम रेट से हो रहे हों, दोनों इक्वली हो रहे हों, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। और केमिकल इक्विलिब्रियम को हमने अभी पढ़ा कि अटेन करने के लिए इन कंडीशंस का होना जरूरी है। क्लोज कंटेनर का, रिवर्सिबल रिएक्शन का होना, अनचेंज कैटलिस्ट, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, तब जाके आपके पास ये वाली कंडीशन आएगी। और जब ये दोनों इक्वल रेट से होंगे लेकिन चेंज आ रहा है, तो इस चेंज के लिए वर्ड यूज हुआ है डायनामिक का। सो दैट मींस डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम, यानी इक्वली चेंज आ रहा है। सो ऐसे स्टेट को, ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। जी, सो अब आते हैं जरा इसके ग्राफ की तरफ। तो इक्विलिब्रियम का जो ग्राफ है वो किस तरह से होगा, डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली। ग्राफ जो है हमने अभी पढ़ा कि इनिशियली फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा, यानी जो रेट ऑफ रिएक्टेंट साइड है वो ज्यादा होंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, तो फॉरवर्ड में कमी आएगी। सो लुक एट हियर, स्टार्ट में इनिशियली फॉरवर्ड रिएक्शन में मॉलिक्यूल ज्यादा हैं, जो कि हमने लिए थे, लेट्स सपोज 10 है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है। जबकि बैकवर्ड रिएक्शन जो है, इनिशियली अभी प्रोडक्ट नहीं बने थे, 0 मॉलिक्यूल से, लेकिन जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हुआ, हमने टेम्परेचर अप्लाई किया, तो आहिस्ता आहिस्ता मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में यानी एवापोरेट होना शुरू हो गए, प्रोडक्ट में जाना शुरू हो गए। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो 0 से ज्यादा होनी शुरू होगी। तो ये देखें, प्रोडक्ट बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो इंक्रीज की तरफ जा रहा है। अब इधर 5 पे एक टाइम ऐसा आता है कि दोनों जो है वो हमारे पास क्या हो रहे हैं, दोनों इक्वल रेट पे जो है वो रिएक्शन जा रहा है। तो इस कंडीशन को, इस पॉइंट पे हमारे पास इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड हो जाता है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, के फॉरवर्ड रिएक्शन में डिक्रीज आता है, बैकवर्ड रिएक्शन में इंक्रीज आता है, और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि दोनों जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन है दोनों इक्वल रेट से हो रहे होते हैं। इस कंडीशन को, इस स्टेट को हम कहते हैं कि दिस इज नोन एज केमिकल इक्विलिब्रियम।